थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें पहला देखते हैं अपन हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है? फॉर ये रिएक्शन टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप। मतलब क्या है? मान लो एक रिएक्शन करवाई, ए से आपके पास सी बन रहा है, उसका डेल्टा एच है एक्स। ओके, और अपन ने इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में करवाया, जैसे ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, यानी अल्टीमेट तो आपको सी बनाना है ना। तब क्या होगा? ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ए से सी, इसका ये डेल्टा एच एक्स है ना, वो किसके बराबर होगा? वाई प्लस जेड के। ठीक है, ये यह कहना चाह रहा है स्लो। तो इसके न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व करोगे, ए प्लस ये देखो ए, और इस रिएक्शन को फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इस रिएक्शन को जोड़ो आप, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ए से सी अल्टीमेट ये बना, तो डेल्टा एच बराबर वाई प्लस जेड, यानी एक्स बराबर वाई प्लस जेड हो जाएगा इसमें। इतनी सी बात है एस लो में। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो ये चार लो तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, अगर रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, जैसे ए से बी बना और सी से डी बना, अगर आपको ए प्लस सी से बी प्लस डी बनाना है, यानी इस रिएक्शन को ऐड करना है, तो इनका डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा, जैसे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ का ये अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लिखेंगे, तो ये अपन ने जोड़ा ना ए प्लस सी, फिर बी प्लस डी इससे बनाया, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी अगर रिएक्शन आप ऐड करते हो तो डेल्टा एच ऐड करना पड़ेगा। रिएक्शन सबस्ट्रेट करते हो, घटाते हो रिएक्शन, तो डेल्टा एच को भी घटाना पड़ेगा। जैसे ए से बी बना तो डेल्टा एच है इसका एक्स, और सी से डी बना तो डेल्टा एच है वाई। अगर आप ए माइनस सी करते हो, ए माइनस सी से बी माइनस डी बनाया, यानी अगर पक्षांतरण कर दो तो डी को इधर ले आओ और सी को इधर लगोगे, तो ए प्लस डी और बी प्लस सी बन जाएगा, यानी डेल्टा एच हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, अगर स्टाइक्योमेट्री रिएक्शन में आ रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप डेल्टा एच से भी उसको मल्टीप्लाई करोगे। यानी एक रिएक्शन है ए से 2b बना, इसका डेल्टा एच है एक्स, अगर इसको इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2a प्लस 4b, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इस डेल्टा एच को भी आपने 2x कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर स्टाइक्योमेट्री डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एच को भी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 3x से 5y बना और डेल्टा एच है इसका x, तो क्या होगा? अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए रिएक्शन को, यानी 3/2x हो गया और 5/2y, तो डेल्टा एच को भी x/2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स के लो है भाई, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन है जैसे प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन। ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो उनकी एलिमेंट्री स्टेट में, एलिमेंट्स अपनी एलिमेंट्री स्टेट से 1 मोल कंपाउंड का बना लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे H2 प्लस Cl2 मिलके, इनके एक एक मोल मिलके 1 मोल HCl बन गया। जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका हो रहा है? HCl का 1 मोल। तो ये हो गया डेल्टा H बराबर डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ओके, अब सर की जो एलिमेंट्स हैं उनकी एलिमेंट्री स्टेट कौन सी हो सकती है? तो जैसे देखो, हाइड्रोजन के लिए गैस, क्लोरीन के लिए गैस, NO के लिए सॉलिड, N2 के लिए गैस हो गया, I2 के लिए सॉलिड हो गया, जो फ्लोरीन है उसके लिए गैस हो गया, ब्रोमीन के लिए लिक्विड हो गया, कार्बन है जो ग्रेफाइट उसकी एलिमेंट्री स्टेट होगी, P4 जो फॉस्फोरस है वो वाइट, सल्फर है वो रोम्बिक वाला होगा। अगर एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट है, ये वाली एलिमेंट्री स्टेट है, इसमें है, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ओके, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है और उसमें आपको पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या उसकी जो एंथैल्पी चेंज पूछा जाता है रिएक्शन का, तो आप क्या करोगे? मान लो ए से बी बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ओके, तो आप डेल्टा एच कैसे निकालोगे? जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की है उसमें से हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ जो रिएक्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट की, वो घटा देनी है। यानी अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, यानी एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अंडरगोज कंबंशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 मोल कंपाउंड है ना, उसका कंबंशन होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो 1 मोल ग्रेफाइट, ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेट में कार्बन, उसको आपने कंबंशन कर दिया 1O2 के साथ। ठीक है, तो 1CO2 आपके पास गैस मिल गई। तो ये क्या हुआ? डेल्टा एच किसके लिए? कंबंशन ऑफ कार्बन का। और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कंबंशन तो कार्बन का हुआ और फॉर्मेशन किसका? वो 1CO2 का। तो अपन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल CO2 बन रहा है। अगर 2 मोल होता तो नहीं बोलते, 1 मोल हो रहा है तो 1 मोल के लिए तो आप फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं, या डेल्टा एच कंबंशन ऑफ कार्बन, कार्बन का तो कंबंशन, CO2 का फॉर्मेशन। रिएक्शन में पूछा जाए तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा होगा, वो सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, उसमें से
प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ कंबंशन स्टैंडर्ड वाली वो घटा देना है। यहाँ पे सर ये एक्स और वाई क्या लगा रखा है भाई, एक्स वाई जो स्टोइकियोमेट्री देंगे ना वहां पे उनको इस डेल्टा एच सी से गुणा करके लिखना है, रिएक्टेंट वाली को और प्रोडक्ट वाली को। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। जैसे और रिएक्शन देख लो, 1CH4 से 2CO2 रिएक्ट करवाया तो कंबंशन हुआ, 1CO2 बन गया, तो 1CO2 बन गया ना। कंबंशन किसका हुआ है इसमें, CH4 का। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आप हाइड्रोजन गैस देंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में बदल जाते हैं 1 मोल में। अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे H2 डाला, निकल प्लेडियम जो है और प्लेटिनम, ये यहाँ पे कैटेलिस्ट ले सकते हैं इनको। तो H2 क्या करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड जोड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा एक H इसके साथ, यानी CH3 बन गया। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड C2H4। ओके, तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गई। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी 1 मोल कंपाउंड वो होना चाहिए सॉलिड में, ठीक है। H2O वाटर डाला लिक्विड उसमें, तो वो अपने आयंस में टूट गया, तो वो जो एंथैल्पी एनर्जी आएगी वो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन होगी। जैसे NaCl सॉलिड में आपने H2O लिक्विड डाला, ये Na+ और Cl- में टूट गया, तो ये डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ NaCl हो गया। ओके, यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए 1 मोल कंपाउंड, वो H2O में डालोगे वो आयंस में टूटेगा, तब वो जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, 1 मोल ऑफ सॉलिड एनहाइड्रस कंपाउंड में वाटर डालो लिक्विड फॉर्म में, और उससे 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड बने, और वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए कंपाउंड। जो 1 मोल ऑफ सॉलिड एनहाइड्रस लिया है वो हाइड्रेटेड में बदल जाए, पर वो उसकी फॉर्म नहीं बदले, वो सॉलिड में ही रहना चाहिए, तब वो डेल्टा H जो एनर्जी आएगी वहां पे, या डेल्टा H एंथैल्पी होगी, वो हाइड्रेशन की एंथैल्पी होगी। ठीक है, जैसे अपन ने डाला CuSO4 में वाटर, CuSO4 वैसे क्या होता है, एनहाइड्रस है, सॉलिड में है, तो ये वाइट होता है। अगर इसमें वाटर डाल दिया तो CuSO4.5H2O, तो यह ब्लू विट्रोल बन जाता ना, तो ये हाइड्रेटेड होगा, पर ये सॉलिड में ही रहेगा, यहाँ पे भी सॉलिड में था, यहाँ पे भी सॉलिड में रहेगा, तो ये हाइड्रेटेड होके ब्लू कलर देगा। तो ये जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है। ठीक, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, सॉलिड वाला कंपाउंड होगा, उसमें वाटर डालना है एक्सेस में, तब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो एक्वस मीडियम में आ जाएगा। ठीक है सर, और जो ये एंथैल्पी होगी उसी एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे NaCl सॉलिड है, उसमें वाटर डाला तो NaCl एक्वस फॉर्म में आ गया, तो इसे डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलेंगे। अगर वाटर एक्सेस में नहीं है तब ये कंडीशन अलग हो जाती है, तब आप क्या बोलोगे इसे, अगर आपने एक्सेस में नहीं लिया है तब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है वो चीज, क्योंकि वाटर यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, एक्सेस में नहीं है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, वाटर एक्सेस में लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड से गैस हो गया, ये है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं डेल्टा H फ्यूजन यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। तो 1 मोल सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया तो वो 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया तो वो 1 मोल ऑफ गैस में बदल गया, यानी गैस क्या है, वेपर फॉर्म ही तो है इसकी, तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है बिना लिक्विड बने, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड लिया, उससे क्या बन गया, 1 मोल ऑफ गैस बन गया, तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो भाई ओनली सब्लाइमेबल जो सॉलिड्स होंगे उनके लिए ही तो लागू होती है भाई। जो चीज सब्लाइमेबल ही नहीं है, यानी वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में नहीं कन्वर्ट होती है, उसके लिए तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी लागू ही नहीं होगी। तो कौन कौन से सब्लाइमेबल सॉलिड्स हैं, जैसे I2 सॉलिड हो गया, ड्राई आइस होगी, ठीक है, NH4Cl हो गया, नेपथलीन हो गया, कैम्फर हो गया, ये सब क्या है, सब्लाइमेबल सॉलिड्स हैं।
एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ एलोट्रोप है, उससे उसी का दूसरा 1 मोल ऑफ अनोदर एलोट्रोप फॉर्म कर ले अपन, ठीक है। जैसे P4 वाइट से P4 रेड का अपन ने ले ले, ग्रेफाइट से डायमंड बना ले, तो ये एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे P4 है वाइट है, उससे 1 मोल आपने रेड P4 बना लिया, तो वो एलोट्रोप ही तो हो गया भाई। P4 एलोट्रोप से आपने उसका P4 वाइट से रेड वाला एलोट्रोप में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भाई इसका एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन तो ही तो हुआ, और इसमें जो डेल्टा एच होगी वो डेल्टा एच ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। ओके, अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी 1 मोल ऑफ कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट है जो सॉलिड में हो, स्टेट में हो, या गैस स्टेट में हो, या लिक्विड में हो, किसी भी स्टेट में हो, उससे उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम्स बन जाए। अब ये ध्यान रखना, इसके कंपाउंड के और एलिमेंट के सारे एटम्स को आइसोलेटेड करना है, और वो फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, गैसियस फॉर्म्स, ठीक है। तब भी वो डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। जैसे आपने क्या किया, H2 गैस से 2H मॉलिक्यूल्स बना लिए, ठीक है, 2H गैस बना लिया, तो ये क्या H2 से 2H बन गए ना, अलग अलग एटम्स हो गए, आइसोलेट हो गए। जैसे CH4 से क्या किया, एक तो कार्बन अलग कर लिया, और जो क्या है हाइड्रोजन है उनको अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया, इससे यहां पे 4 कर लो, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। थर्मोडायनेमिक्स में बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है, 1 मोल ऑफ डाई एटोमिक गैसियस एटम, उससे आप डाई एटोमिक है तो उसके 2 एटम्स है ना, दोनों अलग अलग कर लो, आइसोलेट कर लो, और उनकी भी फॉर्म गैसियस होनी चाहिए, यानी गैसियस कंपाउंड गैसियस स्टेट में ही रहना चाहिए, ठीक है, और आइसोलेटेड हो जानी चाहिए, तब बॉन्ड एनर्जी लगेगी आपके पास, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ डाई एटोमिक गैसियस कंपाउंड। मान लो कोई भी रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, और रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी पूछी है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का एग्जांपल, जैसे H2 गैस है और उससे 2H गैस बन गए, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए ना, 2 एटम्स हो गई है, और आइसोलेटेड भी है, गैसियस फॉर्म में भी है, तो ये डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 हो जाएगी। अब एक बात करो, जैसे Br2 लिक्विड ले लिया, यहाँ भाई गैसियस कंपाउंड लेना था, तो लिक्विड ले लिया, तो ये तो डेल्टा एच है, इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगी ही नहीं, यानी ये बॉन्ड एनर्जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड फेज ले लिया, यहाँ पे लेना क्या था, गैसियस फेज दोनों में। ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। देखो वर्ड देखो, न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड और बेस लिया, उससे साल्ट और वाटर बन गए। अब एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लो और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लो, और दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लोगे ना, तब वहां पे जो हीट होगी, एंथैल्पी होगी, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है ना, वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि देखो आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी लिया है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके वाटर बनाएंगे, और यहाँ पे जो हीट निकलेगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, तो वो होगी -57.3 किलो जूल, या इसको अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये -13.7 किलो जूल हो जाएगी, 13.7 किलो जूल हो जाती है। ओके, डेल्टा जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, डेल्टा HN है, वो फिक्स होती है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ये ध्यान रखना, अगर वीक आ जाएगा यहाँ पे, तो जो एनर्जी यहाँ पे निकल रही है ना, वो एनर्जी उतनी नहीं निकलेगी, हीट रिलीज होगी 57.3 किलो जूल से कम। क्यों कम होगी, क्योंकि वीक एसिड है, तो इसके मोलिक्यूल्स को H प्लस और OH माइनस है, उसको तोड़ने के लिए भी तो जो एनर्जी चाहिए होती है, वो यहाँ से ही ले लेगा, इसमें से ले लेगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी वहां पर। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, कोई भी नॉन रेजोनेटिंग कंपाउंड है, उसका 1 मोल है, उससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हो 1 मोल के लिए, तो वो एनर्जी होगी रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी है ना, वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव का डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब वहां पे हीट रिलीज क्यों होती है, क्योंकि आप देखो जो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, तो वो तो कम स्टेबल होती है ना, लेस स्टेबल, और उससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, यानी मोर स्टेबल। कोई भी चीज मोर स्टेबल कब होती है, जब उसमें से कोई एनर्जी निकल जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तब
जो है चीज या कंपाउंड स्टेबल बनता है, तो इसलिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगा, तब एनर्जी क्या होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इसलिए डेल्टा एच यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी की है वो नेगेटिव होती है। क्लियर बात, समझ में आ गया। क्लोरीफिक वैल्यू, क्लोरीफिक वैल्यू क्या है, जैसे आप पेट्रोल डीजल ये लेते हो ना, इन फ्यूल्स की एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, इसी चीज से चेक करते हैं, क्लोरीफिक वैल्यू से। क्लोरीफिक वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व बाय कंबंशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरीफिक वैल्यू, सीवी। ठीक है, जिस भी कंपाउंड की क्लोरोफिक वैल्यू हाई होगी वो अच्छा फ्यूल होगा। पेट्रोल डीजल इनकी क्लोरोफिक वैल्यू देखी जाती है, और जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो अच्छा फ्यूल होता है। न्यूमेरिकल में क्लोरोफिक वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी हीट दी हुई है, इवोल्व हो रही है, वो बटा कितना उसमें मास बर्न हो गया, उससे आप क्लोरोफिक वैल्यू निकाल लोगे। इसकी यूनिट की बात करें तो जूल पर ग्राम होती है इसकी यूनिट, जूल पर मोल में इसको मत कर देना। इसकी जो भी वैल्यू आएगी जूल पर ग्राम में रखना है आपको, मोल में मत रख लेना। सीधी बात बोल रहा हूं, मोल में नहीं होगी इसकी कैलकुलेशन, इसकी ग्राम में ही कैलकुलेशन करना क्लोरोफिक वैल्यू के न्यूमेरिकल्स की। ओके, अब बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। जो डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट होता है वो एंट्रोपी होती है। कोई रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपको रिएक्शन की एंट्रोपी पूछी जाए, एंट्रोपी चेंज पूछा जाए, तो डेल्टा एस बराबर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट आपको कर देना है। अगर अपन बात करें कि डिसऑर्डरनेस किस में ज्यादा होगी, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे या ज्यादा डिसऑर्डर हो रहे हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। यानी एंट्रोपी की बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, तो एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा और सॉलिड की कम होगी। ओके, बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है सर, बॉइलिंग ऑफ एग में तो एग सॉलिड हो जाता है, नहीं भाई वो चीज नहीं देखनी, यहां पे देखना प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ओके, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी डेल्टा एस। अगर दो गैस को मिक्स कर दिया आपने तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर रेंडमनेस बढ़ी किसी चीज की तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एक चीज ध्यान रखना, चेंज इन एंट्रोपी है ना वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और एंट्रोपी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके टेम्परेचर के। ये सीपीएस पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी को देखते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एक मोल सॉलिड है उससे एक मोल लिक्विड बन गया तो वो होगी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन बटा टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्ट किया है सॉलिड को लिक्विड पे, वो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब बात करें एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी एक मोल लिक्विड है उसकी वेपर बन गई एक मोल, तो वो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। यानी डेल्टा एस वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपर बटा टेम्परेचर, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अपन ने बॉइल किया है लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट किया है तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब बात करें एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन बराबर डेल्टा एच एंथैल्पी सब्लिमेशन की बटा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सब्लिमेशन हुआ है वो। ओके, तो ये एंट्रोपी हो गई किसकी, फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन की। अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज देखते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन आए ना एंट्रोपी चेंज पूछे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आपको सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, इनका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा ना अब। तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर, एन क्या है मोल, आर गैस कांस्टेंट, लोग V2/V1, वी क्या है यहाँ पे, V2 वॉल्यूम है। ठीक है, और V2/V1 को क्या लिख सकते हैं, P1/P2, तो ये P1/P2 हो गया। एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, अगर क्वेश्चन में आइसोबारिक प्रोसेस हो तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन CPM लोग T2/T1, टी क्या है, टेम्परेचर है, CP है, और एन क्या है यहाँ पे, मोल्स है। ओके, ये बात क्लियर होगी। अगर आपको आइसोकोरिक प्रोसेस दे और एंट्रोपी पूछे तब आपको एंट्रोपी चेंज बराबर 2.303 एन CPM लोग T2/T1। देखो आइसोबारिक में CP यूज किया था, आइसोकोरिक में CV यूज किया है। ठीक है, ये पता चल रहा है। एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। गिब्स फ्री एनर्जी,
free energy of system which can be converted into useful work, this is called गिब्स फ्री एनर्जी। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये स्टेट फंक्शन होती है। अब गिब्स फ्री एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो इनसे सोल्व हो जाएगा। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। ओके, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी है और ये नॉर्मल है जिस पे अपने को पूछा है जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, प्लस 2.303 RT log QC। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसके लिए ध्यान रखो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, सीधी सी बात है। गिब्स फ्री एनर्जी में एक न्यूमेरिकल बनता है कि टेम्परेचर एट रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। इसके लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए डेल्टा जी क्या होती है, जीरो होगी। तो डेल्टा जी को जीरो रखा तो यहाँ से वो टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर आया ये टी, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा अगर वो टेम्परेचर टी से ज्यादा हो, जो रिएक्शन में दिया हुआ है वो टेम्परेचर इस टी से ज्यादा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर ये टेम्परेचर, ठीक है, यहां इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिएक्शन में दिया हुआ हो, वहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तब क्या होगा, तो देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच नेगेटिव यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव के लिए तो सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। कैसे देखना है आपको, डेल्टा एच क्या करो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, डेल्टा एस पॉजिटिव कर लो यहाँ पे, तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तब क्या होगा, लो टेम्परेचर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। वो आप यहाँ पे रख के डेल्टा एस नेगेटिव वैल्यू रख के चेक कर लोगे, ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एस को पॉजिटिव रखोगे, तब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इतनी बात क्लियर। ये डायरेक्ट मैं वैल्यू कैसे बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में इस एस की और एच की वैल्यू रख के देख रहा हूं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये सोल्व करने का तरीका हो गया। थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज की स्टेटमेंट एक साथ कवर करवा देता हूं। फर्स्ट लॉ तो आप जानते ही हैं, क्या होता है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क, ठीक है, इतना बात क्लियर। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ बोलता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है, ठीक है, सिस्टम का। अगर अपन बात करें थर्ड लॉ की स्टेटमेंट की, तो थर्ड लॉ बोलता है कि फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी इज जीरो एट 0 केल्विन। अब 0 केल्विन क्या है, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की स्टेटमेंट्स हो गई। कभी क्वेश्चन आ जाए इनसे स्टेटमेंट का तो यहां से कर लोगे आप।